ठीक है साथियों, सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आज के वेबिनार में अलग अलग उम्र के लोग अलग अलग जगह से इस वेबिनार में शामिल हुए हैं। मार्क्सवाद का जो आज का हमारा टॉपिक है, अस्तित्व और चेतना के बीच का द्वंद्वात्मक संबंध, इसको समझने के लिए। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं खुद ये कहना चाहूँगा कि चूंकि मेरी उम्र लगभग 30 साल है और पिछले 10 साल से मैं सोसाइटी फॉर साइंस में जुड़ा हुआ हूँ। इस दरमियान सोसाइटी फॉर साइंस में जुड़े रहने के साथ भी इसके अलावा मैंने कई सारे संगठनों में जुड़ा, उनकी कार्यशैली को देखा, उनके विचारों को समझा, उनके व्यवहार को समझा। तो एक चीज़ समझ में आया कि मैक्सिमम लोग जो हैं अ, मार्क्सवाद का उपयोग सिर्फ और सिर्फ क्रांति करने के लिए, बदलाव करने के लिए, नेता बनने के लिए ही करना चाहते हैं। जबकि जहाँ तक मैं देखा, समझा और पढ़ा हूँ, मार्क्सवाद की उपयोगिता सबसे पहले स्वयं के लिए सबसे ज़्यादा है। और काफ़ी जगह से, हर जगह से घूमने मतलब कि चारों कोना घूम करके जब आया तो वापस मुझे समझ में आया कि सोसाइटी फॉर साइंस जो संगठन है, उसका उद्देश्य ही है जो मेरे उद्देश्य से ज़्यादा अलाइन होता है, जो हमको समझाएगा कि मार्क्सवाद का उपयोग मैं कैसे अपने जीवन को उन्नत करने के लिए कर सकूं। तो प्रकृति की भौतिकवादी व्याख्या, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो कि मार्क्सवाद को संपूर्ण विज्ञान बनाती है, कि एक महत्वपूर्ण अवधारणा अस्तित्व तथा चेतना के द्वंद्वात्मक संबंध जैसे क्लिष्ट तथा उबाऊ विषय पर आप सबों की भागीदारी काफी संतोषप्रद है। वैसे भी मार्क्स ने कहा था कि विज्ञान की राह कोई राजपथ नहीं है। जो इसकी उबाऊ व थका देने वाली उबड़-खाबड़ चढ़ाइयों से खौफ नहीं खाते हैं, उन्हीं उन्हें ही इसके दैदीप्यमान शिखर पर पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। और आशा है हम सब लोग उस पथ पर चलने के लिए तत्पर हैं, इसलिए यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो आगे आपकी शंकाओं का समाधान, मार्क्सवाद को ठीक-ठीक समझने में व आपकी रुचि को आगे जगाए रखने में सुरेश श्रीवास्तव सर आपकी मदद करेंगे। सुरेश सर, स्वागत है। धन्यवाद दुर्गेश। नमस्कार साथियों, आप सबकी मौजूदगी से मुझे काफी उत्साह मिला है और मैं और कुछ कहने में समय बर्बाद न करके मैं सीधे विषय पर आता हूँ। अस्तित्व तथा चेतना के द्वंद्वात्मक संबंध को समझे बिना मार्क्सवाद को समझना असंभव है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और नॉर्बर्ट तथा दुर्गेश का आभारी हूँ। सामाजिक सरोकारों के प्रति सजग बुद्धिजीवी समय समय पर आत्ममंथन करते रहते हैं कि क्या जीविका अर्जन करने के अलावा भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने कोई अन्य भूमिका निभाई है। इसके उत्तर में वे पाते हैं कि युवावस्था में पदार्पण करते समय जिस उत्साह के साथ वे अपनी भूमिका निभाना चाहते थे, 25 साल बाद ना तो वह जोश रहा है, ना ही शारीरिक क्षमता रही है और ना ही आत्म संतुष्टि हासिल हुई है। नई पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए उनके पास उस विभ्रम जिसमें उनके नेताओं ने उन्हें भटका रखा था के अलावा कुछ नहीं है। वे नहीं समझ पाते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित जिस सिद्धांत का अनुकरण कर पूर्व में अनेकों लोगों ने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं, उसके आधार पर वे वांछित परिणाम क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यह समझने के लिए भी तो उसी सिद्धांत की सही समझ जरूरी है। और उस सिद्धांत जिसे 1871 की हेग कांग्रेस में मार्क्सवाद नाम दिए जाने पर मार्क्स ने सहमति प्रदान की थी, के नाम पर उन्हें जो सिखाया जा रहा है या वह उस सिद्धांत का संशोधित संस्करण है, ना कि वह सिद्धांत जिसके लिए मार्क्स ने कहा था कि सिद्धांत जनता के मन में घर तब करता है वह चीजों की व्याख्या उनके मूल से करता है। और एंगल्स ने कहा था, मार्क्सवादी वह नहीं जो मार्क्स को उद्धृत कर सके, मार्क्सवादी वह है जो किसी परिस्थिति में उसी तरह सोच सके जिस तरह उस परिस्थिति में मार्क्स ने सोचा होता। विचार विमर्श के द्वारा उस सिद्धांत की सही समझ युवाओं के बीच पहुंचाने के उद्देश्य से ही सोसाइटी फॉर साइंस के मंच का गठन किया गया था। पर 25 सालों में ना तो मंच संगठन का रूप हासिल कर सका
और ना ही युवा वर्ग के बीच अपनी बात पहुंचा सका, क्योंकि सामूहिक चेतना में उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित सिद्धांत की समझ दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और अस्तित्व तथा चेतना का द्वंद्वात्मक नियम कहता है कि चेतना का निर्माण अस्तित्व के आधार पर होता है। जाहिर है, जब दूर दूर तक कहीं मार्क्सवाद की सही समझ नजर नहीं आती है, सब तरफ संशोधनवाद फैला हुआ है, तो फिर लोगों को के बीच में उस चेतना का विकास कैसे होगा? क्योंकि उनके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अस्तित्व उसके आसपास का परिवेश ही होता है। मैं 15 सालों से अस्तित्व तथा चेतना के द्वंद्वात्मक संबंध पर विमर्श के लिए आग्रह करता रहा हूं, पर सभी वामपंथी बर्नस्टाइन का अनुकरण करते नजर आए कि आंदोलन ही सब कुछ है, उद्देश्य कुछ नहीं। और जिसके लिए लेनिन ने कहा था, कुछ नहीं किया जा सकता है जब तक इस दौर का अंत नहीं कर दिया जाता है। और जाहिर है, पिछले 100 साल से, जब से कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया है, तब से जहां शुरू किया था वहीं पर सारा वामपंथ का आंदोलन अटका हुआ है, और मार्क्सवाद की समझ भी। दिल्ली के चुनाव में वामपंथी पार्टियों ने 11 विधानसभा सीटों पर 14 प्रत्याशी उतारे और कुल 4008 वोट पाकर क्या हासिल किया है, ये तो उन पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व ही जाने। कई सालों के अंतराल के बाद एक बार फिर कुछ साथियों के आग्रह पर नए उत्साह के साथ मंच के उद्देश्य से युवाओं को अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में वेबिनार के जरिए सिद्धांत की मूल अवधारणाओं पर विमर्श करके सिद्धांत के बारे में फैले संशोधनवादी पूर्वाग्रहों को बेनकाब करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहला संशोधनवादी पूर्वाग्रह जिसे बेनकाब करने की जरूरत है, वह है कि पिछले 200 साल में बहुत कुछ बदल चुका है, और इसलिए मार्क्सवाद में संशोधन या मार्क्सवाद की पुनर्व्याख्या किया जाना जरूरी है। क्योंकि मार्क्स ने स्वयं कहा था कि प्रकृति में सब कुछ निरंतर बदल रहा है, कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है। यह संशोधनवाद द्वारा फैलाया जाने वाला भ्रामक प्रचार है। मार्क्सवाद की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार प्रकृति के अंदर सभी कुछ निरंतर बदल रहा है, सिवाय द्वंद्ववाद के शाश्वत नियम के। द्वंद्ववाद का आधारभूत विचार अब आम चेतना में इतनी अच्छी तरह घर कर चुका है कि सर्वव्यापी नियम के रूप में उसका विरोध यदा कदा ही होता है। पर इस मूलभूत विचार की शब्दों में स्वीकृति एक बात है, और यथार्थ के धरातल पर हर किसी आयाम की पड़ताल में उसको व्यापक रूप में लागू करना बिल्कुल ही अलग बात है। तो संशोधनवाद जो मार्क्सवाद को रोके हुए है, मार्क्सवाद के विस्तार को रोके हुए है, उसकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि यह दर्शाया जाए कि मार्क्सवाद शाश्वत नहीं है, वो अंतिम विज्ञान नहीं है। और इसमें वो मार्क्सवाद की खुद की मूल अवधारणा को इस्तेमाल करते हैं। वे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि मार्क्सवाद इस प्रकृति को अनादि अनंत मानता है और उसके मूलभूत नियमों को शाश्वत मानता है। पर जो लोग किसी कारण अपने पूर्वाग्रह में कि इस प्रकृति का बनाने वाला कोई है या उनको पैदा करने वाला कोई है, ये भाववादी विचारधारा शुरू से, जब से हमारी सिविल सोसाइटी हुई है या सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, तब से ये मूल विचार, उन ये भ्रामक विचार आम चेतना में गहरे बैठा हुआ है। और जब तक इस पूर्वाग्रह से छुटकारा नहीं पाया जाएगा, तब तक मार्क्सवाद को नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए हम इस बात के ऊपर चर्चा करने के बैठे हुए सबसे पहले कि अस्तित्व और चेतना का क्या संबंध है। और ये चेतना जो लोगों के मन में विकसित हुई है कि प्रकृति का भी कहीं से शुरुआत है, चाहे वो बिग बैंग की थ्योरी हो या किसी रचयिता ने इसकी रचना की हो, इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस पर सही तरीके से चर्चा करें। लाखों सालों की क्रमिक विकास प्रक्रिया ने मानवीय शरीर और मस्तिष्क को वे क्षमताएं प्रदान की हैं जिनके जरिए मानव प्रकृति के विभिन्न आयामों को और उनमें निरंतर होने वाले बदलावों का संचालन करने वाले नियमों को सही सही समझ पाता है, और प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को अपने श्रम द्वारा उपभोग योग्य पदार्थों में बदल पाता है। यही क्षमताएं मानव प्रजाति को अन्य प्रजातियों से भिन्न बनाती हैं।
सामूहिक सामाजिक ज्ञान सदियों से संजोए गए व्यक्तिगत अनुभवों का समुच्चय होता है और उसका व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रभावित होना अपरिहार्य है, क्योंकि जिन लोगों का भी व्यक्तिगत अनुभव सामाजिक ज्ञान बना की रचना करते हैं, वो अपने अनुभवों को जब दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उनके अनुभव उनके पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। और उनमें, जैसा मैंने पहले कहा है, सबसे पहला पूर्वाग्रह ये है कि भौतिकवाद सही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं भाववाद का पुट जरूर मिला होता है, और इसी वजह से सही सही ज्ञान हासिल नहीं हो पाता उन बातों में जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी से को सफल बनाते हैं, या जिसके जरिए वो अपने भौतिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं उत्पादन के जरिए या लोगों के साथ सहयोग करके। उन सब बातों में तो वो उस इस सिद्धांत को नकार नहीं पाते हैं। इसलिए जैसा ऊपर कहा गया है कि आम जीवन में इसको स्वीकार सब करते हैं, पर आम जीवन में हर जगह इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि जो इस चीज का उनके अस्तित्व से सरोकार नहीं होता, उसमें उनकी भाववादी चेतना या भाववादी उनका पूर्वाग्रह हमेशा ही उनके साथ साथ चलता है। इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हमने ये विषय चुना है कि जो उनकी जो चेतना का जो भाववादी चेतना लोगों के मन में पूर्वाग्रह की तरह बैठी है, उसका उद्गम कहाँ है, उसका अस्तित्व कहाँ से आता है। मार्क्सवाद पूर्वाग्रहों को बेनकाब करने में सक्षम है, क्योंकि वह चीजों को उनके मूल से समझाता है, और मानव समाज के मूल में तो मानव ही है। जो व्यक्ति मार्क्सवाद को ठीक ठीक समझना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है सबसे पहले वह अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की पहचान करे और उनसे छुटकारा पाए। पर यह केवल आत्मावलोकन तथा आत्मालोचना के जरिए कर पाना असंभव है। यह तो सामूहिक विमर्श तथा सामूहिक आलोचना के जरिए ही हो सकता है। अस्तित्व तथा चेतना के द्वंद्वात्मक संबंध का नियम यही कहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें ये चीज और स्पष्ट हो जाएगी कि सामूहिक आलोचना के बिना कोई भी व्यक्ति अपने इस पूर्वाग्रह से छुटकारा नहीं पा सकता। और सामूहिक आलोचना भी केंद्रित होनी चाहिए कि किस विषय पर आप आलोचना करना चाह रहे हैं। अन्यथा तो सभी मार्क्सवादी जितनी सॉरी, मेरी बैटरी डाउन हो रही है, मुझे इसको थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब होगी, पर ख्याल से उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक सेकेंड, बैटरी अपनी। हाँ, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, कोई समस्या नहीं है, सुन पा रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ सर, सुन पा रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आप लोगों तक? आ रही है सर। हेलो अनूप सर, सर की आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मैंने म्यूट तो नहीं किया हुआ है। आ रही है सर आपकी आवाज, हमारी आवाज शायद आपको नहीं जा रही। हेलो, सुन पा हाँ रहे हैं? सर। हाँ सर, हम लोग सुन पा रहे हैं। हेलो। मैं फिर से डिस्कनेक्ट करके फिर से लॉग इन करता हूँ। ठीक है सर। अ, जब तक सुरेश सर ज्वाइन करते हैं, या हमारे साथ सिद्धेश लाल सर ज्वाइन किए हैं। हेलो सिद्धेश लाल सर। हेलो। हेलो सिद्धेश लाल सर, सुन पा रहे हैं? Hi, yeah, I can hear, I can hear. हाँ सर, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, good afternoon. सर आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, तो हम लोग का हेलो, इंटरेक्टिव सेशन तो हो गया था, लेकिन आप फिर आवाज भी। आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। अच्छा।
सॉरी ये डिस्टरबेंस के लिए। कोई नहीं सर, कोई नहीं। तो अस्तित्व चेतना का द्वंद्वात्मक नियम यही कहता है कि जब तक आप केंद्रित विचार विमर्श नहीं करेंगे अपने जैसे लोगों के साथ एक निश्चित उद्देश्य के साथ, तब तक आप इस अ, पूर्वाग्रह से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। इसलिए हमने बार बार इस पर आग्रह किया है कि अस्तित्व तथा चेतना के द्वंद्वात्मक संबंध के ऊपर केंद्रित विचार विमर्श होना चाहिए। और आगे भी सोसाइटी फॉर साइंस की इस फोरम पर हम जब भी किसी विषय को लेंगे तो हम सिर्फ उस विचार के ऊपर, उस अवधारणा के ऊपर ध्यान केंद्रित करके ही बहस करेंगे, ताकि उस अवधारणा के बारे में जो हमारे पूर्वाग्रह हैं उनसे हम छुटकारा पा सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको स्पष्ट होगा कि द्वंद्वात्मक इस अस्तित्व और चेतना का संबंध क्या है। यह तथ्य सर्वमान्य है कि अरबों साल पहले इस धरती पर जीवन नहीं था। कालांतर में पदार्थ के छोटे छोटे कणों के संश्लेषण से क्लिष्ट संरचनाओं का निर्माण हुआ, और संश्लेषण में कणों की संख्या बढ़ने के साथ संरचनाएं क्लिष्ट होती चली गईं। करोड़ों साल बाद पदार्थ के कणों के संश्लेषण से ही एक कोशीय जीवों का और फिर बहुकोशीय जीवों का निर्माण हुआ। मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन के नियम के अनुसार ही जीवों की अनेकों प्रजातियां अस्तित्व में आई, और विभिन्न चरणों में विकास के साथ ही आपस में पदार्थों के आदान प्रदान के रूप में सूचनाओं के आदान प्रदान की क्षमताएं विकसित होती गई। ये जो मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का एक मूल अवधारणा है। इसलिए इस पर जाने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि ये नियम पूरी तरह लागू होता है। पर फिर भी अगर किन्हीं की कोई इसके बारे में शंकाएं होंगी तो उनको हम अलग से ले सकते हैं। विकास की उच्चतम पायदान पर स्थित मानव की शारीरिक तथा मानसिक क्षमताएं अन्य जीवों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न हैं। जो चीजें सामान्य तौर पर प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है, उनकी भी कल्पना करने की और उनका निर्माण करने की क्षमता ने मानव और मानव समाज को प्रकृति के बीच एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। भौतिक जगत के बीच वैचारिक जगत, वैचारिक जगत और किसी जीव के बीच में नहीं है। जानवर सब रहते हैं भौतिक जगत के बीच में, पर उनका अपना कोई वैचारिक जगत नहीं बन पाया है। वो इसलिए कि उनके शरीर के अंदर वो विकास नहीं हुआ है जो मानव शरीर के अंदर, शरीर और मस्तिष्क दोनों के अंदर जो विकास हुआ है, जिसके कारण मानव समाज विकसित हुआ और उसके साथ ही सारी क्षमताएं विकसित हुई। व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क के अंदर सूचना के तथा सूचना की बाइट्स के आदान प्रदान की वैचारिक प्रक्रिया के समुच्चय के रूप में व्यक्तिगत चेतना और व्यक्तियों के बीच विचारों के आदान प्रदान के रूप में सामूहिक चेतना का द्वय समाज को एक वैचारिक जैविक संरचना का स्वरूप प्रदान करता है। समाज का अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, वरन वह उन वैचारिक संबंधों को दर्शाता है जिनके बीच मनुष्य स्वयं खड़ा होता है। ये जो मनुष्य व्यक्ति और उसके आसपास के समाज के बीच का जो द्वंद्वात्मक संबंध है, उसी के कारण समाज का भी विकास होता है और साथ साथ मनुष्य का भी व्यक्ति का भी विकास होता है। और इसी द्वंद्वात्मक संबंध की वजह से मानव प्रजाति और जानवरों से भिन्न हो गई है। भाषा की ईजाद से और मानव समाज के गठन से बहुत पहले से सपनों में आने वाली छवियों के आधार पर मनुष्य कल्पना करने लगा था कि शरीर के अंदर कोई प्रेतात्मा होती है जो शरीर का संचालन करती है और मरने के बाद शरीर को छोड़ जाती है किसी दूसरे नए शरीर का संचालन करने के लिए। व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करके भौतिक जगत का ज्ञान हासिल करने से पहले ही व्यक्तिगत चेतना और सामाजिक चेतना में यह पूर्वाग्रह घर कर चुका था कि भौतिक जगत से अलग परलौकिक जगत है जो भौतिक जगत को नियंत्रित करता है। और यही वह पूर्वाग्रह है जो
व्यक्ति को पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में योगदान पैदा करता है। एक स्वायत्त इकाई के रूप में हर संरचना का परिवेश के साथ द्वंद्वात्मक संबंध होता है, पर संरचना के अंदर अधिरचना और अंतर्वस्तु के बीच भी द्वंद्वात्मक संबंध होता है। इसको आप लोगों को थोड़ा गौर करना होगा, ध्यान रखना होगा। किसी भी संरचना का को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक उसकी अंतर्वस्तु और एक उसकी अधिरचना। वस्तु अधिरचना के जरिए अपने वातावरण या अपने परिवेश के साथ आदान प्रदान करता है, चाहे पदार्थ का आदान प्रदान हो या सूचना का, क्योंकि सूचना भी अंततः पदार्थ है। परिवेश सीधे सीधे अंतर्वस्तु के साथ संपर्क नहीं स्थापित कर सकता है। परिवेश का जो भी संबंध होता है अंतर्वस्तु के साथ, वो अधिरचना के जरिए ही होता है। तो अधिरचना अंतर्वस्तु और परिवेश के बीच में सेतु का काम करता है और अधिरचना के ऊपर निर्भर करता है कि परिवेश से आई सूचना किस रूप में अंतर्वस्तु को हासिल होगी। और इसी तरह अंतर्वस्तु का भी परिवेश के साथ संपर्क, सूचना का आदान प्रदान अधिरचना के जरिए ही होगा। मस्तिष्क में कोई विचार है, वो शरीर के अंगों के जरिए ही व्यवहार में आ सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर जो भी विचार है, वो सीधे सीधे बिना इंद्रियों के और बिना शरीर के अंगों के किसी दूसरे को ना तो प्रेषित किया जा सकता है, ना दिमाग के बाहर आ सकता है। तो त्वचा तथा इंद्रियों सहित सारा शरीर तथा मस्तिष्क अस्तित्व है और जैविक प्रक्रियाओं का समुच्चय, जिसमें सोचना भी आता है, अंतर्वस्तु है। सभी जीवों में मस्तिष्क की प्रक्रिया दो भागों में होती है, परिवेश से आने वाली सूचना के आधार पर निर्णय और निर्णय के आधार पर अंगों के संचालन के द्वारा परिवेश के साथ व्यवहार। पर मानवीय मस्तिष्क में प्रज्ञा, तर्क बुद्धि का केंद्र, जिसको एमिगडाला कहा जाता है, के कारण प्रक्रिया त्रिकोणीय हो जाती है। परिवेश से आने वाली सूचना के साथ परिणाम की कल्पना के आधार पर वांछित परिणाम हासिल करने के लिए तार्किक हस्तक्षेप। दोनों चीजों को समझिए, एक परिवेश से जो सूचना आ रही है और जो याददाश्त में, मेमोरी में एकत्रित है, वो सारी सूचना करने के लिए आने से पहले, उसकी प्रक्रिया के पहले ही एमिगडाला में, तर्क बुद्धि के केंद्र में, उस सब के आधार पर परिकल्पना की जाती है कि इसका निर्णय क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। और अगर तर्क बुद्धि को लगता है ये परिणाम हमारे जैसा हम चाह रहे हैं वैसा परिणाम नहीं होगा, तो वो तर्क बुद्धि के आधार पर वो उसमें बदलाव करता है। सिर्फ जो मेमोरी में और पहले जो परिवेश से आ रही है सूचना, सिर्फ वो शामिल नहीं होती है, उसके आधार पर जो व्यवहार होना है, उस व्यवहार में बदलाव हो जाता है तर्क बुद्धि के हस्तक्षेप के कारण। इसलिए परिणाम हासिल करने में मदद मिलती है। हालांकि हमेशा परिणाम वैसे नहीं आते हैं, क्योंकि तर्क बुद्धि के अंदर भी जो पूर्वाग्रह है उनकी वजह से पूरी तरह वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं हो पाता है। पर आम जीवों में और जीवों में ये प्रक्रिया त्रिकोणात्मक नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर वो केंद्र नहीं है तर्क बुद्धि का जो परिकल्पना कर सके कि इस व्यवहार का या इस एक्शन का क्या परिणाम होने वाला है। वो सिर्फ एक्शन कर देते हैं, परिणाम होता है उसका उनको पूर्वाकलन नहीं हो सकता। ये पूर्वाकलन करने की क्षमता सिर्फ मानव में है। इसीलिए मानव प्रकृति में इतना कुछ बदलाव कर पाया है जो और कोई जानवर नहीं कर पाया है, न कर सकता है। तो प्रक्रिया में समय रहते सुधार करने का जो गुण आ जाता है, वही मानव को और जीवों से भिन्न बनाता है। मानव मस्तिष्क में होने वाली यही विशिष्ट मानसिक प्रक्रिया है जिसे चेतना कहा जाता है, और जो अन्य जीवों की मानसिक प्रक्रिया से गुणात्मक रूप से भिन्न है। इसलिए मार्क्सवाद में चेतना सिर्फ मानव शरीर में, मानव जीव के पास हासिल है, ये और जीवों के अंदर नहीं है।
जबकि पूर्वाग्रह के कारण आम लोग चेतना को विश्वव्यापी मानते हैं। वो मानते हैं किसी हद तक कि चेतना है वो प्रकृति के बाहर है, वो भौतिक जगत के बाहर ही है, जबकि ऐसा नहीं है। चेतना सिर्फ व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर की प्रक्रियाओं तक सीमित है, उसके बाहर चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है। वो सूचना जब दूसरे लोगों के दिमाग तक पहुंचती है, उनके कानों के जरिए, उनकी आंखों के जरिए, जब पढ़ रहे होते हैं तो आंखों के जरिए सूचना जो जा रही, ये सारी सूचना का समुच्चय जब दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर पहुंचता है, तब वो उस विचार को, जो कहने वाला, जो विचार प्रेषित करने वाला है, उसी के विचार के अनुसार उसके मन में भी वो विचार की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। लेकिन वो एग्जैक्टली वैसी नहीं होती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब तक नहीं पूरी तरह होता है, तब तक एग्जैक्टली उसी तरह की नहीं पहुंच सकती है। और आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है और जिसमें डीप लर्निंग की बात की जाती है, जिसके आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित हो रही है कदम ब कदम, ये मार्क्सवाद की इस चीज को सत्यापित करती है, मार्क्सवाद की इस अवधारणा को सत्यापित करती है कि चेतना सिर्फ मानवीय मस्तिष्क में हो सकती है और किसी जीव में नहीं होती है। तो और किसी किन्हीं जीवों में या मानव मस्तिष्क के बाहर या चेतना के अस्तित्व की बात करना गलत है, और उसको सुधार किया जाना चाहिए अगर आप मार्क्सवाद समझना के लिए आगे बढ़ते हैं तो। त्रिकोणीय प्रक्रिया चेतना की अंतर्वस्तु है और स्मृति में मौजूद सूचना, इंद्रियों द्वारा आने वाली सूचना तथा व्यवहार और उसके परिणाम की सूचना चेतना की अधिरचना है। जहां मानव शरीर की विशिष्ट संरचना ने मानसिक प्रक्रिया को त्रिकोणीय बना दिया है, वहीं अस्तित्व तथा चेतना के द्वंद्वात्मक संबंध ने मानव की शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं के विकास की संभावनाओं को असीमित कर दिया है। दूसरी ओर मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रियाओं के जरिए विचारों के निर्माण और भाषा के द्वारा उनके सटीक आदान प्रदान के जरिए वैचारिक जगत के निर्माण और विस्तार को भी अपरिमित कर दिया है। मानव द्वारा निर्मित भौतिक जगत तथा वैचारिक जगत, जहां समाज की अधिरचना है, मानव द्वारा निर्मित भौतिक जगत तथा वैचारिक जगत समाज की अधिरचना है, वहीं सामूहिक चेतना समाज की अंतर्वस्तु है। तो मार्क्सवाद के नजरिए से जब आप चीजों को विश्लेषण करते हैं, तो हर कदम पर आपको ये पहचानने की कोशिश करनी, आदत बनानी होगी कि जिस चीज को आप समझना चाह रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप अपना विचार विकसित करना चाह रहे हैं, उसकी अधिरचना क्या है और उस चीज की अंतर्वस्तु क्या है। इसको पूरी तरह विश्लेषण करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वस्तु का की सही सही प्रकृति क्या है। केवल उसकी अधिरचना के आधार पर आप उसको पूरी तरह समझने का प्रयास करें तो वो गलत होगा। मानव को अमूर्त चिंतन के जरिए इस चीज को पहचानने की कोशिश करनी होती है कि अंतर्वस्तु क्या है, जिस चीज को आप, जो आप चीज आपके केंद्र में है, जो आप, जिसके ऊपर आप विचार केंद्रित कर रहे हैं। तो ये करते करते ही आता है। एंगल्स ने इसमें बड़ा सटीक शब्दों में बताया था कि अमूर्त चिंतन प्रकृति प्रदत्त गुण है, लेकिन उसको परिष्कृत करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए बार बार दर्शन को पढ़ना, मतलब मानव विज्ञान को पढ़ना, मानव के मस्तिष्क में विचार कैसे आते हैं, इन चीजों को बार बार पढ़ने से ही वो अमूर्त चेतना, अमूर्त चिंतन की जो गुण है वो विकसित और परिष्कृत हो पाता है। और इसको परिष्कृत करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आप जब कभी भी मूल्य और पूंजी के ऊपर बहस करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये अमूर्त चिंतन की आपकी जो क्षमता है उसका विकसित होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आप मूल्य को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है। आप लोग अगर देखें, मैं बार बार इस चीज को, जब भी पूंजीवाद और सामंतवाद इन सब के ऊपर बहस आती है, मूल्य के ऊपर मैं बार बार आग्रह करता हूं और कोई इसका जवाब नहीं दे पाता है। इवन मैंने अपने एक लेख में लिखा है कि प्रभात पटनायक जैसे जो अर्थशास्त्री हैं, विश्व के माने हुए अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी अपने एक लेख में जिस हिसाब से लिखा है, वो
मूल्य की मार्क्सवादी अवधारणा को नहीं समझे हैं। और एक जेएनयू में एक लेक्चर के दौरान उन्होंने मैंने ये प्रश्न पूछा, तब से मुझे हर मंच पर सामना करने से टकराते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे उसका जवाब नहीं दिया, और ना उनके पास उसका जवाब होगा, ये मुझे पता है। व्यक्तिगत चेतना को दो भागों में बांटा जा सकता है, अनभिज्ञ चेतना तथा भिज्ञ चेतना। अनभिज्ञ चेतना में प्रक्रियाएं स्वतः स्वाभाविक रूप से तर्क बुद्धि के सजग हस्तक्षेप के बिना होती हैं। भिज्ञ चेतना में प्रक्रियाएं तर्क बुद्धि के सजग हस्तक्षेप के साथ होती हैं। इसको आपको ध्यान से समझना होगा। सोते हुए आपकी तर्क बुद्धि काम नहीं कर रही होती है, उस समय जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अनभिज्ञ चेतना की प्रक्रिया है। इस समय हम बात कर रहे हैं आपस में, इस समय भी अनभिज्ञ चेतना में कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं स्वतः। हम जो बात कर रहे हैं ये तर्क बुद्धि के सजग हस्तक्षेप के साथ हो रही है प्रक्रिया, जो बोलने की है, सुनने की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परोक्ष में अनभिज्ञ मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्सों में अनभिज्ञ चेतना में चीजें, विचार काम नहीं कर रहे हैं, प्रक्रियाएं काम नहीं कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है कि जो चेतना मस्तिष्क में जितनी प्रक्रिया है उनका समुच्चय चेतना है, लेकिन उसको दो भागों में देखना है। एक वो जो अनभिज्ञ मस्तिष्क के अंदर काम कर रही हैं, और दूसरा जो तर्क बुद्धि के हस्तक्षेप के साथ काम कर रही है। इसी तरह सामूहिक चेतना को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक भौतिक सामूहिक चेतना और दूसरा वैचारिक सामूहिक चेतना। भौतिक सामूहिक चेतना उत्पादन वितरण के दौरान तथा सहज सामाजिक व्यवहार के दौरान आदान प्रदान किए जाने विचारों का समुच्चय होता है, क्योंकि उस समय तर्क बुद्धि से हटके काम कर रहा होता है, क्योंकि सिर्फ विचार केंद्रित होता है, मस्तिष्क की प्रक्रियाएं केंद्रित होती हैं उस जो उत्पादन के संबंध है, उत्पादन के साधन है, और उन्हीं से संबंधित विचार जब उत्पादन के दौरान काम नहीं कर रहा होता है आदमी, सोते जागते हर समय इन्हीं चीजों के ऊपर उसका विचार चलता रहता है अनभिज्ञ रूप से। लेकिन अगर वो किसी विचार पर केंद्रित होकर के, जैसे राजनीति में है या किसी और चीज में है, विषय केंद्रित तर्क बुद्धि के साथ उनके ऊपर विचार कर रहा होता है, तो वो उनके साथ जो समूह बनता है, वो समूह जो है उसकी चेतना को, सामूहिक चेतना को, क्योंकि वो सिर्फ विचारों पर केंद्रित है, वो भौतिक आधार से पर केंद्रित नहीं है, इसलिए वो जो चेतना है वो वैचारिक चेतना है, समाज की या समूह की। और जो सहज प्रवृत्ति के साथ लोग आपस में काम कर रहे हैं उत्पादन के दौरान, वितरण के दौरान, या उन चीजों से संबंधित जो चीजें हैं, उसको वैचारिक सामूहिक चेतना कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ विचारों के आधार पर विकसित हुई चेतना है। जबकि भौतिक सामाजिक चेतना उत्पादन के भौतिक आधार के ऊपर विकसित हुई चेतना है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जब समाज की चेतना का आप विश्लेषण कर रहे हैं, तो भौतिक सामूहिक चेतना क्या है और वैचारिक सामूहिक चेतना क्या है। सामाजिक चेतना जिसके बीच व्यक्ति जी रहा होता है, व्यक्ति के परिवेश को और उसके अस्तित्व को प्रभावित करती रहती है। यहाँ सामूहिक चेतना के दोनों समुच्चय रूप में लेना होगा, उसमें भौतिक सामाजिक चेतना भी और वैचारिक सामूहिक चेतना भी। उसका विश्लेषण करते समय आपको दोनों को अलग अलग देखना है, लेकिन जब वो व्यक्ति समाज के बीच में रह रहा है, तो जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं वो सामूहिक चेतना, समुच्चय है चेतना का, वैचारिक और भौतिक दोनों, वो समाज की पूरी चेतना है। तो भौतिक जगत के निर्माण के दौरान व्यक्तियों का व्यवहार सामूहिक रूप से समाज की अधिरचना है, और व्यक्तिगत चेतनाओं का समुच्चय सामाजिक चेतना की अंतर्वस्ती है। ये जो शब्द मैं बार बार आपको इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लेखों को पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो अधिरचना और अंतर्वस्तु, इन चीजों को बार बार ध्यान में रखना है, तभी आपको विषय स्पष्ट होते चले जाएंगे। आर्थिक हितों की टकराहट ने सामाजिक संघर्षों को जन्म दिया है और सामाजिक विकास में व्यवधान पैदा किया है।
सामाजिक विकास को सुचारू बनाने के लिए सार्थक हस्तक्षेप जरूरी है और इसके लिए अस्तित्व तथा चेतना के संबंध की सही सही समझ आवश्यक है। इसलिए जो लोग राजनीति में भाग लेना चाहते हैं या लेते हैं, सत्ता में दखल करना चाहते हैं, उनके लिए भी सबसे पहले ये जरूरी है कि वो अस्तित्व तथा चेतना के द्वंद्वात्मक संबंध को सही से सही समझें। निम्न स्तरीय प्रक्रियाओं में शामिल अवयवों के बीच द्वंद्वात्मक संबंध में स्वामी तथा दास की पहचान आसान है, पर अवयवों की संख्या बढ़ने के साथ स्वामी दास संबंध उलट जाते हैं। मेरे ख्याल से ये स्वामी दास का संबंध आप लोग समझते हैं। किसी भी प्रक्रिया में एक कंट्रोल होता है, मास्टर होता है और एक स्लेव होता है। मास्टर स्लेव का संबंध होता है कि पहल मास्टर की तरफ से होती है और गुलाम जो है, दास जो है, वो उस निर्देश के अनुसार काम करता है। स्लेव और मास्टर की किसी भी प्रक्रिया में एक प्रमुख कारण होता है, दूसरा उसका निष्कर्ष होता है। द्वंद्वात्मक संबंध में त्रिकोणीय जो संबंध होता है, वहां तो दास भी सीधे सीधे स्वामी को प्रभावित करने लगता है, लेकिन जहां सीधे त्रिकोणात्मक नहीं होता है, वहां दास सीधे सीधे प्रभावित नहीं कर पाता है स्वामी को। इसको इस तरह समझिए, आप कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई आपने प्रक्रिया की उत्पादन के जरिए, तो उत्पादन के लिए आपने जो श्रम किया उससे उत्पाद आ गया। अब उत्पाद आपके श्रम को सीधे प्रभावित नहीं कर सकता है, इसलिए वो संबंध द्वंद्वात्मक नहीं है। द्वंद्वात्मक उस संबंध में है कि जो उत्पादन आपने किया वो और जगह फैल करके फिर वापस किसी और रूप में आकर के आप प्रभावित करता है, तो उस रूप में वो संबंध द्वंद्वात्मक है। लेकिन इसके साथ साथ स्लेव और मास्टर और स्लेव का संबंध भी बरकरार है। इन दोनों चीजों को भी आपको हर प्रक्रिया में ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रक्रिया के संबंध के द्वंद्वात्मक संबंध का क्या अर्थ है और स्लेव और मास्टर का संबंध क्या है। क्योंकि जब आप इस चीज फेक चिल्ली समाजवाद का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सामूहिक उत्पादन संबंधों को, क्या उत्पादन संबंधों को बदला जा सकता है सजग हस्तक्षेप के जरिए, या उत्पादन संबंधों को उत्पादक शक्तियों के जरिए ही बदला जा सकता है। यहाँ स्लेव मास्टर का मैं समझाने की कोशिश करूं तो इस रूप में कि एक स्पाइरल जो है घूमते हुए ऊपर जा रही है, इसमें दो दिशाएं होती है। एक दिशा में वो ऊपर जा रही है क्लॉकवाइज में, अगर काउंटर क्लॉकवाइज कर देंगे तो नीचे जाने लगेगी। तो एक चक्र में एक तो साइक्लिक होता है कि चक्र में आप वहीं वापस आ गए, वहां वापस आए तो आप नीचे गए हैं या ऊपर गए हैं, ये इस पर निर्भर करेगा कि आपने सर्किल की किस दिशा में घूमे हैं। आप उस दिशा को आप उल्टा कर देंगे तो उल्टी दिशा में पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह जब समाज में उत्पादन संबंधों के आधार पर सामूहिक चेतना विकसित होती है, उत्पादन के साधन, उत्पादन संबंध और फिर सामूहिक चेतना, ये सीक्वेंस चलती है तो हम प्रगति की ओर जाते हैं। ये प्रकृति का दिशा जो है। अगर हम सीधे सीधे हस्तक्षेप, सजग हस्तक्षेप के जरिए हम उत्पादन संबंधों को बदलने की कोशिश करें, जैसे कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि सरकार समाजवाद में उसको बदल देते हैं और लोगों की चेतना विकसित कर देते हैं, वो होता नहीं है। वो उल्टी दिशा है। आपको उत्पादन के साधन बदलने बिना उत्पादन संबंध बदलने का प्रयास सफल नहीं होता है, बेमानी होता है। और यही मूलभूत कारण है जो मार्क्सवाद को नहीं समझे हैं, या मार्क्सवाद जहां फेल हुआ है, या जिस रूप में भी समाजवाद को फेल की बात करते, वहां ये मूल बात आप जैसे जैसे समझेंगे अस्तित्व से तथा चेतना को, तो ये बात आपको ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट होती चली जाएगी। तो
छोटे संगठनों में जहां नेता सभी अनुयायियों को व्यक्तिगत रूप से पहचानता है, उस वहां व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना को नियंत्रित करती है, क्योंकि नेता अपने अनुयायियों को प्रभावित कर पाता है। पर व्यापक समाज में सामाजिक चेतना व्यक्तिगत चेतना को नियंत्रित करने लगती है। जो नेता है वो पूरी सामूहिक चेतना का गुलाम हो जाता है। नेता, जैसे हेगेल ने कहा था, राजा एक राजा होता है क्योंकि प्रजा ऐसा समझती है और राजा ये जानता है। अगर कोई राजा प्रजा की इच्छा के बिना कुछ करने की कोशिश करेगा तो वो असफल हो जाएगा। तो ये स्लेव और मास्टर का जो संबंध है चेतनाओं का, व्यक्तिगत चेतना का और सामूहिक चेतना का, इसको आप बार बार जब विश्लेषण करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में तो आपको ये ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी चीजें। व्यापक समाज में सामाजिक चेतना व्यक्तिगत चेतना को नियंत्रित करने लगती है। आप इसको रोज देखेंगे अपने जीवन में, जो जो करंट अफेयर्स से, जो राजनीति से के बारे में थोड़ा भी जागरूक है, वो देखेंगे कि नेता अपनी श्रोताओं को देख करके अपनी बात बदल देता है। किसी एक चीज को एक जगह बोलता है, किसी दूसरी जगह दूसरी चीज को बोलता है, क्योंकि वो जानता है, उस चीज को समझता है कि जनता उसके खिलाफ हो जाएगी अगर उसने जनता के माफिक बात नहीं की। और इस जब आप कैपिटल को पूरी तरह समझने का प्रयास करते हैं, मार्क्स ने इसको बड़ा स्पष्ट किया है दास कैपिटल में। शुरू में बुर्जुआ पूंजी का स्वामी होता है। पूंजी क्या है ये आपको अलग से समझना होगा पूरी तरह। बुर्जुआ क्या होता है ये भी समझना होगा। लेकिन मार्क्स ने वहां कैपिटल में बड़ा स्पष्ट बताया है कि बुर्जुआ पूंजी का स्वामी होता है, पर पूंजी का विस्तार होने पर पूंजीपति पूंजी का गुलाम हो जाता है। या आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे कि जो पूंजीपति होता है वो अगर उस मुनाफा उसका कम नहीं दे पाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। एक से एक बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े मैनेजर, और जैसे ही संगठन को लगता है पूंजी का विस्तार बैंकों के बीच में है, आम जनता के बीच में, स्टॉक के बीच में है, तो जो व्यक्ति अगर मुनाफा नहीं दे पाता है कंपनी को तो उसको बाहर कर दिया जाता है। वो उस पूंजी का गुलाम है, उसको 24 घंटे इस बात के ऊपर काम करते रहना होता है कि मुनाफा कैसे आ रहा, मुनाफा कैसे आ रहा। लेकिन जो छोटे स्तर पर जब पूंजी होती है तो जो मालिक होता है वो कहता नहीं भाई आज तो मेरे मेरे सिर दर्द कर रहा, मुझे नहीं, दुकान बंद करके चलते हैं, नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो पूंजी उस समय पूंजी उसकी गुलाम है। लेकिन जब पूंजी का विस्तार हो जाता है तो ये रोल रिवर्सल जो होता है, स्वामी गुलाम बन जाता है और गुलाम स्वामी हो जाता है। ये भी द्वंदात्मक भौतिकवाद के नियम के अनुसार ही है, जिसमें मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो जब पूंजी का विस्तार इतना ज्यादा हो जाता है तो फिर पूंजी का कोई मालिक नहीं रह जाता है, पूंजी स्वयं मालिक हो जाती है और बाकी सब उसके गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जे जिन लोगों ने मार्क्सवाद को ठीक से नहीं समझा है और अस्तित्व चेतना के इस द्वंदात्मक संबंध को ठीक से नहीं समझा, वो हमेशा पूंजी के मालिक के रूप, पूंजीपति को पूंजी के मालिक के रूप में ही देखते हैं और इसीलिए वो सही विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। सही विश्लेषण के लिए जरूरी है कि समझना कि किस स्तर पर आकर के पूंजी मालिक बन गई है और जितने उसके लिए अंदर काम करने वाले हैं वो सारे के सारे गुलाम हैं। किसी विचार के प्रति पूर्वाग्रह उस विचार के तार्किक विश्लेषण में व्यवधान पैदा करता है। बंद किए बैठा हूं दिमाग के दरवाजे, अब आए कोई समझाने। सिद्धांत की सही समझ के लिए पहली शर्त है कि दिमाग के बंद दरवाजे को खोला जाए, अर्थात पूर्वाग्रह से छुटकारा पाया जाए। और इसके लिए उससे भी पहला कदम है कि मन, ये इच्छा होनी चाहिए, सजग इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि अनभिज्ञ चेतना के जरिए पूर्वाग्रह से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। उसको तो भिज्ञ चेतना के जरिए, और भिज्ञ चेतना का मतलब है सामूहिक विमर्श, उसके जरिए ही। तो सामूहिक विमर्श करने से पहले ये मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अपने इस पूर्वाग्रह से छुटकारा पाना है, या यह तथ्य मुझे सही सही समझना है, या इस तथ्य के बारे में मेरी जानकारी में कहीं ना कहीं कमी है।
जब तक ये इच्छा के साथ विमर्श नहीं किया जाएगा और अपनी बात पर अड़े आ जाएगा, पूर्वाग्रह दूर नहीं होता है। लेकिन विमर्श करते समय भी जरूरी नहीं है पूर्वाग्रह दूर हो, उसकी बात मानी जाए, लेकिन उस सामूहिक विमर्श का फायदा ये होता है कि वो सारे विचार मस्तिष्क में कहीं कहीं बैठे होते हैं और फिर अनभिज्ञ चेतना, सोते जागते किसी स्तर पर अनभिज्ञ चेतना उन सब तर्कों के ऊपर स्वयं विश्लेषण करती है और वहां तब जाकर के पूर्वाग्रह दूर होता है। तो इसलिए सामूहिक विमर्श की दोनों तरफ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। एक अकेले के बस का नहीं है पूर्वाग्रह से छुटकारा पा पाना, उसके लिए सामूहिक विमर्श जरूरी है। पूर्वाग्रहों से छुटकारा पाने में विषय केंद्रित विमर्श क्यों जरूरी है, इस समझने के लिए मस्तिष्क के अंदर होने वाली प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। मस्तिष्क तथा शरीर के अंदर करोड़ों विशिष्ट स्नायुविक कोशिकाएं तथा स्नायुओं के बीच सूचना का आदान प्रदान ही वे प्रक्रियाएं हैं जिनका समुच्चय चेतना की अंतर्वस्तु है। और इन कोशिकाओं के बीच सूचना का आदान प्रदान विद्युत तरंगों, चिंगारियों के रूप में होता है, जिनके लिए परिपथों का निर्माण विशिष्ट रासायनिक अणु करते हैं। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं और नर्व सेल्स हैं, उनके बीच में जो सूचना का आदान प्रदान होता है, जो अंत में विचारों का निर्माण करती है जो सूचना, वो रासायनिक और विद्युत दोनों प्रकार की सूचना से मिलकर बनता है। अणु उन पथों का निर्माण करते हैं जो जिनके जरिए विद्युत चिंगारियां एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती हैं और वो चिंगारियां पलटकर उन केमिकल्स को प्रभावित करती हैं जो अणुओं को व्यवस्थित करते हैं परिपथ का निर्माण करने के लिए। तो ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है। इसमें मूल बात क्या होती है कि सामान्यतः अणु रसायन के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और अस्थायी परिपथ मुहैया कराते हैं, पर एक ही प्रकार की सूचना के बार बार आने जाने से अणु आपस में और स्थायी परिपथों का निर्माण करते हैं। ये जो स्थायी परिपथ है, यही हमारी स्मृति या आदत या पूर्वाग्रह के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो स्मृतियां, जो आदतें हितकारी हैं समाज के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी, उनकी जरूरत है, हमें उनको होना चाहिए। लेकिन जो पूर्वाग्रह के लिए उत्तरदायी होते हैं स्थायी परिपथ, उनसे हमें छुटकारा पाना है। और उनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये प्रकृति का है कि एक ही विचार बार बार जब जाता है तो वो स्थायी परिपथ का निर्माण कर देता है। तो जब आप पूर्वाग्रह के खिलाफ बार बार विश्लेषण करते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार विमर्श करते हैं, तो वो पूर्वाग्रह का जो स्थायी परिपथ है वो अपने आप खत्म हो जाता है। इसके अलावा और उसको इस खत्म करने का और कोई तरीका नहीं होता है। केंद्रित सामूहिक विमर्श इस व्यक्ति के अस्तित्व के एक अंश के रूप में तथा स्थायी परपथों के निर्माण के द्वारा सजग बुद्धिजीवियों को पूर्वाग्रह से छुटकारा पाने में महती भूमिका निभाता है। तो केंद्रित विमर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मस्तिष्क के अंदर जो स्थायी परिपथ है उनको उनको हटाने में या उनको परिष्कृत करने में मदद करता है। तो शुरू से आखिर तक यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो चेतना और अस्तित्व का संबंध है वो सबसे पहले इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि चेतना जिसके अंदर पूर्वाग्रह स्थित है, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, और वो बाहरी वातावरण जिसको हम अस्तित्व कहते हैं, लोगों के बीच में बैठना या उत्पादन के साधनों के जरिए जो विकसित होती है, सारी प्रक्रिया बहुत विस्तार है क्योंकि समाज का विस्तार बहुत है। लेकिन मूलभूत जो संबंध है अस्तित्व तथा चेतना का, वो छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक सारे स्तर पर चलता रहता है। मैं यहीं पर इसको समाप्त करूंगा। प्रश्न अगर हैं, शंकाएं अगर हैं, तो आप सामने रखें।
मुझे खुशी होगी कि मैं उनको दूर करने में आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच सर, आपके इस व्याख्यान के लिए। और बाकी प्रतिभागियों से निवेदन होगा, जैसा कि सर का जो आधार वक्तव्य था उसको हमने ग्रुप में पहले भी शेयर कर दिया था, तो अगर आप लोग उसके अंदर गए होंगे, और बाकी अभी भी सर का आपने पूरा व्याख्यान सुना तकरीबन 25 से 30 मिनट के आसपास का, तो इस बीच अगर आपका कोई सवाल उत्पन्न हो रहा तो आप रखें, सर उसका माकूल जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोई भी पार्टिसिपेंट जिनके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हैं। और दुर्गेश, एक बार वो सिद्धेश जी ज्वाइन किया है, उनका परिचय नहीं हुआ था। हाँ सिद्धेश सर, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हम लोग थोड़ा जान पहचान हो जाए आपसे भी। सिद्धेश सर, सिद्धेश लाल सर, सुन पा रहे हैं आप? हेलो। Hi, I'm Shiddish. I'm from Kerala. सर वीडियो आपका Working. ऑन नहीं है सर, आप वीडियो भी थोड़ा ऑन कर लें। No video. I'm not going to make on. Sorry. ओके सर, ओके ओके ओके, नो इशू। Okay. So I am here staying in Mayurvihar Phase 3. So basically, I hear the speech, but I'm not very fluent in Hindi. So I will get this. I think Anub is already recording the video. So I will, maybe if I hear one more time, I can understand completely what sir was talking about. So that is what I want to do. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Okay. सर एक प्रवीण सर, क्वेश्चन। कोई सवाल है आपके पास? हाँ सर, मैं एक पूछना चाहा था क्वेश्चन। जी सर, पूछे। सर ने वक्तव्य में बताया था कि जैसे दिल्ली इलेक्शन में 11 विधानसभा क्षेत्रों एक में रिक्वेस्ट 14 होगा सर, अगर कैंडिडेट कोई खड़ा इश्यू ना हो तो अगर वीडियो ऑन करके। हाँ सर, हाँ सर। सर ने एक बात तो उसमें बताया था कि अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 11 विधानसभा क्षेत्रों से 14 कैंडिडेट खड़े हुए थे लेफ्ट पार्टी के। तो सर इस पे कुछ थोड़ा डिटेल से बताएं, मतलब क्या सिचुएशन था, ऐसा क्यों इतना पुअर कंडीशन है, और लेफ्ट पार्टी को क्या कैंडिडेट को खड़ा ही करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मेरे थोड़ा सा हिसाब से इसके अभी बारे जिस हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टियां काम करती रही हैं वो मार्क्सवाद के आधार पर नहीं है, इसलिए वो समाज का सही विश्लेषण नहीं कर पा रही हैं और इसीलिए वो कामगारों को अपने पीछे लामबंद नहीं कर पा रही हैं। एंगल्स ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में समझाया था कि जब तक जागरूक नहीं हो जाती है वर्किंग क्लास तब तक वो बुर्जुआ वर्ग के प्रतिनिधियों को ही अपना प्रतिनिधि समझती रहेगी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टियां, कहने को तो कम्युनिस्ट पार्टियां पर उनकी विचारधारा और उनकी पूरी समझ बुर्जुआ है, इसलिए उनके प्रतिनिधियों और आम जनता और आम बुर्जुआ पार्टियों के प्रतिनिधियों के बीच में वर्कर डिफरेंस नहीं कर पाता है, इसलिए वो उन्हीं को वोट दे देता है। उसके लिए कन्हैया कुमार भी वही है, उनके लिए डी राजा भी वही होंगे, वो उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में, पिछले दिनों सीपीआई में थे। बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी से निकल के कांग्रेस में आते हैं, भाजपा में भी गए हैं, सापा में भी गए हैं। तो आम वर्कर इसमें कंफ्यूज है कि कब मार्क्सवादी कौन है, तो उसकी नजर में मार्क्सवादी कोई नहीं है। तो इसीलिए जैसा मार्क्स ने कहा था, जनता के मन में घर कर, पर जनता के मन में घर तो सिद्धांत तब करेगा जब सिद्धांत की समझ हो, और हम उसी पे इतने सालों से बहस कर रहे हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं कि मार्क्सवाद की सही समझ आम जनता के बीच में हो। और दूसरा, यहाँ मैं लेनिन की उस बात को याद दिला दूं कि लेनिन ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि जो आर्थिक आंदोलन है, आर्थिक संघर्ष के जरिए वैज्ञानिक समाजवाद कामगारों की चेतना में नहीं आता है। उसको तो बाहर से बुद्धिजीवियों, जो सजग बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने की जिम्मेवारी होती है उसको लाने की। और हम इसी प्रयास में कि जो बाहर सजग बुद्धिजीवी हैं वो सबसे पहले खुद मार्क्सवाद को समझें
खुद उस सिद्धांत को समझें जो सिद्धांत अंततः जनता के मन में घर करने में उनकी मदद करेगी। सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो जा रहा था मैं थोड़ा सा, लास्ट में नहीं सुन पाया। तो कहाँ से आप क्या नहीं सुन पाए थे, मैं फिर बोल देता हूँ। हाँ, तो नहीं, अभी लास्ट वाला जो 1 मिनट मैं अभी बोला। देखिए, लंबी चौड़ी बात नहीं, सीधी सी बात है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं, उनके पास क्या विचारधारा है। हम्म। विचारधारा इतनी गड्ढमड्ढ है, मार्क्सवाद कहीं नजर नहीं आता है, इसलिए वो इन 11 पार्टियों के नुमाइंदों को वोट करे, या सापा के नुमाइंदे को वोट करे, या जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे, इसलिए ये सारा है। सारी जगह बिखराव इसीलिए है। मार्क्सवादी कहीं इसलिए सफल नहीं है क्योंकि उनकी पहचान अलग नहीं है। और एंगल्स ने बड़ा सीधा कहा था कि जब तक जागरूक नहीं हो जाता है मजदूर वर्ग, तब तक वो बुर्जुआ वर्ग के प्रतिनिधियों को ही अपना प्रतिनिधि समझता रहेगा, और वही हो रहा है। और लेनिन ने समझाया था कि जनता के मन में वैज्ञानिक समाजवाद ये आर्थिक संघर्षों के दौरान नहीं आता है, स्वतः नहीं आता है। ये जो लाल झंडा लेके आप बार बार लाल सलाम करते थे, उससे मार्क्सवाद की समझ विकसित नहीं होती है। उससे शेख चिल्ली समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर समझ नहीं आता है। लेनिन ने कहा था वो तो सजग बुद्धिजीवियों को संघर्ष से बाहर से लाना होता है, उसके बाद लाइब्रेरी में बैठना होता है, उसके लिए आपको आपस में विमर्श करना होता है, जो हम कर रहे हैं। जितने वामपंथी हैं वो एसएफएस के से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जबकि एसएफएस इस बात को सबसे पहले समझाने की कोशिश करता है कि सिद्धांत तो पहले समझिए, तब तो वो जनता के मन में घर करेगा। और जब तक वो जनता के मन में घर नहीं करेगा, तब तक वो बुर्जुआ लोगों के पीछे लगा रहेगा। फिर इसका एक समाधान है कि अगर सामूहिक डिस्कशन जो होता है उससे भी सच सामने आ सकते हैं, तो क्या सामूहिक डिस्कशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता कि हमारे पूर्वाग्रह खत्म ना हो पाए, हम उसी में उलझे हुए हैं? फिर से जो बोलिए, इंटरनल, फिर से बोलिए। तो जैसे एक था ना कि पूर्वाग्रह की वजह से हम सही चीजों को देख नहीं पाते हैं। बिल्कुल यही कारण है, पूर्वाग्रह है, सबसे पहले वही तय करते हैं। क्योंकि जैसा कहा है मार्क्सवाद में कि हर चीज जो मनुष्य को चलाती है, पहले उसके दिमाग से गुजरना होता है, और दिमाग में वो क्या रूप लेगी ये दूसरी बात है। तो दिमाग में पहले से कोई पूर्वाग्रह बैठा है, तो वो सही विश्लेषण होने ही नहीं देगा, और वैज्ञानिक समझ विकसित ही नहीं हो पाएगी। तो उसका समाधान यही है कि सामूहिक रूप से डिस्कशन हो। ये जो हम तो कर रहे सामूहिक हैं रूप से बार बार, डिस्कशन, हाँ हाँ, बस हाँ, इसके अलावा और नहीं कोई तो रास्ता नहीं है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टियां, क्या उनमें आपस में सामूहिक रूप से डिस्कशन नहीं होता है कि वो सही चीजों को पकड़ पाए? आप किसी कम्युनिस्ट पार्टी में रहिए, तो सबसे पहला उनका है कि पार्टी के बाहर कोई डिस्कशन नहीं, आपको करना है आलोचना पार्टी के अंदर करिए। तो पार्टी के अंदर आलोचना होगी तो पहले ही पूर्वाग्रह हो गया कि आप पार्टी के खिलाफ आलोचना नहीं कर सकते, नहीं तो आप पार्टी से बाहर हो जाएंगे। ये तो जिन लोगों को पार्टी से निकाला गया है, बहुत सारे आपको अपने साथी मिल जाएंगे, वो सभी इस बात को कहेंगे कि पार्टी के अंदर आलोचना नहीं। अभी जैसे वो सीपीएमएल वाली है, उनकी एक वो कृष्णा मूर्ति थी, कविता कृष्णा मूर्ति, हम्म। उनको बाहर कर दिया पार्टी से। रोज कम्युनिस्ट पार्टियों में ये होता है कि आपने जरा सी आलोचना की नेतृत्व की, तो आप बाहर है। तो फिर पूर्वाग्रह कैसे दूर होगा। फिर तो सच बात भी सामने नहीं आ पाएगी। हाँ जी। फिर तो जो सच बातें हैं या सही चीजें हैं वो सामने आ ही नहीं पाएगी। बिल्कुल, वो तो बाहर से आनी पे होगी। जैसे हम यहाँ विमर्श कर रहे हैं, यहाँ पे आपको आजादी है, यहाँ पे आप कर सकते हैं और सही चीज निकाल सकते हैं। जब सही चीज आपकी पकड़ में आ जाएगी, तब उसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने ओके, सर। थैंक यू चलिए। प्रवीण जी, सवाल के लिए। और ये उग्रनाथ सर, आपके पास कोई सवाल है क्या? उग्रनाथ उग्रनाथ जी, सर। उग्रनाथ जी जी। जी 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 हाँ, जी। मैं ये कह रहा था सर कि बहुत ही है तो उपयोगी आप सर से रही पूछ सकते वार्ता हैं। आपकी। और ये तो जो पूर्वाग्रह से मुक्त होने का काम है, ये तो बिल्कुल व्यक्तिगत जीवन में और हर जगह बहुत जरूरी है। पूर्वाग्रह ही दूषण पैदा करते हैं हर सोच में।
तो उससे तो मुक्त होने को मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि भाई हम लोग उससे मुक्त हैं। भाई ईश्वर, धर्म, बाबा, पौंदापंथी, अंधविश्वास, ये सबसे तो मुक्त है। अब और भी चीजें पूर्वाग्रह में होती हैं, उनका निरंतर शोधन होता रहना चाहिए। ये बात आपकी बहुत सही है, और वो करते रहेंगे हम लोग। ये तो करने की बात है ना, खाली खाली सुनने की बात तो है नहीं, करने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सटीक बात कही है और आपने ये भरोसा दिलाया है कि हम इसको आगे करते रहेंगे, तो बहुत बिल्कुल सार्थक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनूप सर, आपके पास कोई क्वेश्चन है क्या? सर ये जो हेलो। हेलो, ये जो चेतना मतलब जो कॉन्शियसनेस जो बोलता है, जो थॉट्स वगैरह है, और आपने क्लास का शब्द भी यूज किया है, वर्ग विभाजित। तो वर्ग, किस 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 शब्द का इस्तेमाल किया? वर्ग मतलब क्लास, क्लास का क्लास, वर्ड यूज यस किया है। तो यस। ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी है, क्लास कॉन्शियसनेस भी है। तो क्या ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और ये एक इंडिविजुअल मतलब आप जैसे बूर्जुआ वर्ग का प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बूर्जुआ पार्टी और बूर्जुआ यस यस and representative of the working people. So, so that means an individual can at the same time harbor the ideas of or can be part of both classes or only one class. वो मतलब एक टाइम ये में। बिल्कुल सही, क्योंकि जो स्लेव और मास्टर वाली बात मैंने समझाई है, वो अगर अपने ऐसे माहौल में है जहां वो मास्टर उसकी चेतना मास्टर के रूप में हो सकती है, स्वामी के रूप में हो सकती है, वो अपने परिवार में बैठा है, अपने दोस्तों के बीच में बैठा है, तो वो एक तरीके से उसकी चेतना रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन वो व्यापक समूह में किसी और की पूरे समूह की चेतना को, इसका मैं बहुत अच्छा आपको एक उदाहरण दूं। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तो एक एक्टर है, वो क्या, ओमपुरी, काफी अच्छे एक्टर हैं। तो वो भी मंच पर जाकर के उन्होंने कुछ बोला, उसके लिए उनको पार्लियामेंट से उनको पार्लियामेंट में बुलाया गया डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट के खिलाफ कुछ ऐसी बात कह दी थी। तो उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी और मैंने वो वीडियो उनका सुना था। उन्होंने कहा, मुझे ताज्जुब है कि मैं इस तरह की भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन उस मंच पर मुझे क्या हो गया था मुझे नहीं पता है, मेरे मुंह से कैसे निकले ये शब्द मुझे नहीं पता है। तो मेरे ख्याल से आपकी बात का इसमें यू गेट द आंसर इन दिस, दैट सेम पर्सन कैन हाँ पार्ट ऑफ वन consciousness and at the other time he can be part of another consciousness. हाँ सर, वो तो कॉन्शियसनेस का बात हो गया, एंड ही कैन बी द पार्ट ऑफ द वर्किंग क्लास ऑल्सो, एंड कैन बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड क्लास या मतलब बुर्जुआ एसेट ओनिंग क्लास। तो उनका इंटरेस्ट भी, टकरावट भी हो सकता है। Here again, you have to be careful in identifying individuals and हाँ consciousness. कॉन्शियसनेस या। A small shopkeeper can be a carrier of a working class also, क्योंकि वो सुबह से आकर के झाड़ू लगा रहा है अपनी दुकान में, सामान उठा के रख रहा है, ये कर रहा है, so he's part of the working consciousness. हाँ बट जब वो सामान बेच रहा है और पैसे ले रहा है ग्राहक से, उसमें दो पैसे एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश कर रहा है, उस दैट टाइम ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुर्जुआ कॉन्शियसनेस। हाँ, मतलब ट्रेडर, मतलब ट्रेड ट्रेड मतलब बिचौलिया जो है, मतलब जो। So when we are dealing with the social issues, we must address it in terms of the consciousness, not in terms of the individual, इंडिविजुअल या। because this has been made very clear in Marxism that society is not a collection of individuals. हाँ एंड It represents those relationships. That means it is an ideological formation. It is not a physical formation. हाँ, एक बंडल ऑफ आइडियाज जो है। Yes. ठीक है सर, एक सवाल मेरा भी था
हाँ कि ये जो अस्तित्व और चेतना का बीच का तुलनात्मक संबंध को समझने के लिए जो सबसे बड़ा रोड़ा हमारे राह में आता है, वो है हमारा पूर्वाग्रह। तो सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि हम अपने पूर्वाग्रहों की पहचान कैसे करें? और एक बार जब पूर्वाग्रहों को पहचान लें, तो वो सही है या गलत है, ये कौन बताएगा और कैसे तय होगा? और उनको ठीक करने के लिए हम पूर्वाग्रहों के बीच में अस्तित्व और अधिरचना का पहचान कैसे करेंगे, अंतर्वस्तु और अधिरचना का, ताकि हम उनको उसको ठीक कर सके सर। देखिए, अधिरचना और अंतर्वस्तु का तो बड़ा सीधा सा है सर, कि बाहरी परिवेश, पूर्वाग्रह का अधिरचना और अंतर्वस्तु सर। पूर्वाग्रह का संबंध, पूर्वाग्रह का अंतर्वस्तु और अधिरचना क्या है सर? पूर्वाग्रह का अंतर्वस्तु और रचना का तो मुझे नहीं समझ आया। पूर्वाग्रह तो किसी मस्तिष्क के अंदर जो चेतना है उसमें गलत और सही के लिए आग्रह, उसको पूर्वाग्रह कह रहे हैं। पूर्वाग्रह कोई अपने आप में अलग से तो चीज नहीं है। देखिए पूर्वाग्रह सर। तो किसी की मनस्थिति है। अच्छा, तो सर जैसा कि हम लोग देखते हैं, मान के चलिए हमारा किसी चीज के प्रति कोई पूर्वाग्रह है, हाँ और लेकिन वो पूर्वाग्रह गलत है, हाँ, तो हमें तो खुद का पूर्वाग्रह तो सही ही लगता है कि हमारा ये पूर्वाग्रह तो सही है। इसीलिए तो सामूहिक विमर्श जरूरी है। अच्छा। नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि पूर्वाग्रह है या नहीं, वो भी आम लोग समझ नहीं पाता कि क्या कितना पूर्वाग्रह क्या है या नहीं करके। राइट राइट। उसका ये है कि आप जब अलग अलग विचारों के बीच में होते हैं और आपके पास कोई विचार होता है, आप किसी चीज के बारे में निर्णय लेते हैं और बार बार पाते हैं कि उस निर्णय आपका सही नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको पड़ताल करने की जरूरत है। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट व्हाई इट इज, व्हाई यू आर नॉट एबल टू get the correct or desired result. Naturally, the action is not correct. Then why action is not correct? Because analysis is wrong. If analysis is wrong, that means there is some defect. अच्छा, मतलब हमारा If you are पूर्वाग्रह getting, को पहचानने का तरीका if ये होगा। if you are getting the desired results, that means you are correct. ओके When सर। you don't get the desired result, then you have to investigate what is wrong, and then you come. This is how science develops. और Whenever a result comes which is unexpected, only then you analyze. That is how science has grown. और एक बार सुरेश सर ने एक लिंक शेयर किया था, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायासेस, मतलब आप जो पूर्वाग्रह का इंग्लिश टर्म अगर लेंगे तो एक होता है प्रेजुडाइस, दूसरा एक टर्म आता है ट्रांसलेशन में बायास। तो सुरेश सर ने एक लिंक शेयर किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायासेस, जो आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ बायासेस है, जैसे कंफर्मेशन बायस है, और जो डिक्लाइनिज्म करके एक बायस है, विच पहले से हम सोच लेता है कि सारा चीज खराब चल रहा है और सारा चीज गलत की ओर चल रहा है। तो ऑल दिस टाइप ऑफ बायसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। तो रीडिंग अबाउट दैट या अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट, वो एक स्टेप होता है कि हाँ ठीक है, ऐसा भी बायस है, वो मेरे में भी है। कब हावी होता है ऐसे। तो और सिमिलरली एक लॉजिकल फैलेसी इसके बारे में भी सेम इसमें जो आपका सुरेश सर का वो लिंक हम शेयर कर सकते हैं दोबारा, कि टाइप ऑफ बायसेस एंड लॉजिकल फैलेसीज। तो जैसे लॉजिकल फैलेसीज, जैसे किसी लोग एक कोरिलेशन को कॉज माना जाता है। Since some person from a black background committed a crime, they say that being black is the cause for committing that crime। मतलब उन्होंने बोला कि वो इस रेस से है इसलिए वो क्रिमिनल है। But actually, being of a black race and committing that crime are just a correlation. It doesn't always need to a cause। तो ऐसे किस तरीके से लोग कॉज इफेक्ट का लिंक बना देता है, ये सब के बारे में लॉजिकल फैलेसीज और बायसेस के ऊपर एक लिंक है, वो शेयर कर लेते हैं। चाहे तो हम नेक्स्ट एक सेशन उसके ऊपर डिटेल्ड बायस भी कर सकते हैं, बेसिकली मतलब डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है सर, तो लग रहा है ऑलमोस्ट ये हम लोग को सेशन अब खत्म कर सकते हैं। हेलो। ठीक है, ठीक है।
हाँ सर, खत्म करने से पहले मैं ये आपसे ही जानना चाहूंगा सुरेश सर, कि जो आज का व्याख्यान रहा हमारा अंतर वस्तु और अस्तित्व और चेतना के बीच का तुलनात्मक संबंध, तो सर इस पे अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए नेक्स्ट वेबिनार के लिए, इसी समझ के आधार पर? देखिए, सबसे पहले तो इस समझ के आधार पर पहले तो ये समझ क्लियर हुई, या इसमें एक आध और सेशन की जरूरत है ये। अदरवाइज हम दूसरा कदम ले सकते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे आपके जैसे जागरूक लोगों के लिए। वो है इस चीज को समझना कि हमारे देश में इस समय जो भी संघर्ष चल रहे हैं, जो भी पोलराइजेशन हो रहे हैं, वो पोलराइजेशन किस आधार पर हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। तो उसके लिए चूंकि राज सत्ता की लड़ाई है असली, तो उसके बिना बदलाव नहीं होगा पूरे समाज में। जी सर। तो उसके विश्लेषण में क्या हम सामंतवाद के दौर में हैं या पूंजीवाद के दौर में हैं, ये चीजें क्या कैसे तय होती हैं, और अ, अगर हमें पहचानना है, हमें इस पे अपना कुछ निर्णय भी लेना है, आपको कल वोट देना है, तो आपको क्या होना चाहिए, या आपको अपनी ओपिनियन कोई एक्सप्रेस करना है समूह के बीच में, तो आपकी अपनी समझ सही होनी चाहिए, वेदर इंडिया इज ए फ्यूडलिस्ट स्टेट और वेदर इंडिया इज ए capitalist stage or it is in transition, and how the socialism comes. So this will be a very long topic. हाँ Fundamental जो है, that is value, because that's very important. It will decide ultimately the what is capitalism, what is socialism, what is तो हम वैल्यू के ऊपर ले सकते हैं। तो व्हाट इज वैल्यू? और सर जैसे दुर्गेश ने बोला है कि ठीक है, हमको फाइंड आउट, हम अभी एक एक अंडरस्टैंडिंग में हमारा आ गया कि पूर्वाग्रह मतलब जो बायस और हाँ, प्रेजुडिसेस जो है, दैट हाँ। इज द रोड ब्लॉक इन डेवलपिंग द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग और एन ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। तो अभी ये पूर्वाग्रह के बारे में और विस्तार से अगर हम कर सके तो ताकि हम उसको देखिए, थोड़ा सा। या in this more important is how the consciousness is developing. हाँ And in that I have cleared this, that material social consciousness हाँ, and ideological social consciousness, and in case of individual, the द कॉन्शियस पार्ट एंड द सबकॉन्शियस पार्ट। subconscious and conscious. हाँ यार। So this understanding is more important. How, whether this requires any further investigation and discussion on this or not, that you people have to decide. Okay. Because Okay. without why the mode of production and relations of production, they are the environment for individual, and individual consciousness develops on that basis. So the relationship between the means of production and relations of production, mode of production, these are very important. And how the value is decided, what is the role of human labor in that, the dual nature of labor, all these are also very important. ठीक है सर, तो Rather हम than differentiation between bias and fallacy, ठीक है। that is much later on. ठीक है, तो हम वैल्यू के ऊपर कर सकता है या मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कर सकता है, वी विल डिसाइड एंड देन। नहीं सर, मुझे तो लगता है आज जो सर का व्याख्यान हुआ अंतर वस्तु और अधिरचना के बीच का जो तुलनात्मक संबंध है, बीइंग एंड कॉन्शियसनेस के, चेतना और अस्तित्व और चेतना के बीच का जो तुलनात्मक संबंध है, इसका हम लोग इस चीज को कितना समझ पाए, और इस आधार पर क्या हम लोग अपना निजी जीवन में नेक्स्ट वेबिनार हम लोग जब अगले मंथ करेंगे, उस बीच में क्या उस समझ के आधार पर हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व किए, हमको लगता है उस पर चर्चा होगा ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे पता चलेगा कि आज जो हुआ उसको वाकई हम लोग ग्रैस्प किए, हम लोग समझे आगे बढ़ने से पहले। ये मेरा सुझाव है सर। मेरे हिसाब से अच्छा सुझाव है ये। जी सर।
क्योंकि जब तक उस ज्ञान का हम अपने निजी जीवन में उपयोग ही नहीं करेंगे सर, तो फिर आगे बढ़ते रहने से, आगे समझते रहने से उसका क्या फायदा। ना, यही सबसे जरूरी चीज है कि आप निजी जीवन में अगर उपयोग नहीं कर पाते हैं उसको, तो आप उसको छोड़ देंगे, क्यों जानेंगे उसको, उसकी क्या जरूरत है। जो ज्ञान आपको अपने निजी जीवन में मदद नहीं कर सकता, उस ज्ञान की क्या जरूरत है। बिल्कुल सर। इसलिए जो कुछ भी आज हमने डिस्कस किया है, इसके ऊपर डिस्कशन करें, और अगले वर्कशॉप में मेरी ओर से एक व्याख्यान ना हो करके, एक स्पीच की फॉर्मेट ना हो करके, डिफरेंट पीपल शुड गिव देयर एनालिसिस हाउ दे हैव बीन एबल टू यूटिलाइज दिस। यस सर। ठीक है। ठीक है। अनुज सर। ठीक है, मेरे ख्याल से दैट शुड बी एनफ फॉर टुडे। इट Okay. गिव्स ठीक है ना तो? लॉट फूड फॉर थॉट। ठीक है। ओके सर, और थैंक यू। ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और दुर्गेश को भी सभी। धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत कोशिश किया इसको, इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने में। मेरी ओर से भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका शुभकामनाएं। रिकॉर्डिंग भी हम सब लोगों को देंगे। और ठीक है। ठीक है। ओके। और सर हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट वेबिनार में हम लोग और भी लोग इसमें शामिल होंगे, ताकि सामूहिक विमर्श के जरिए। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, बाय। बाय बाय।